हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भई आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि बहुत बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी दोनों के लिए। ये सेशन एप्लीकेशन और यूट्यूब दोनों के ऊपर होगा। तो जो एप्लीकेशन पे है वो स्टूडेंट हमारे साथ सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यूट्यूब पे आप इसको देख सकते हैं। हम जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी के लिए थ्योरेटिकल के साथ में मेंस के लिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दी है। बिल्कुल आप आराम से तसल्ली के साथ देखिएगा। पिछले 20 दिन से हमारी जो क्लासेस है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी की वो चल रही है। काफ़ी सिलेबस अभी तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो दोनों को हम कंप्लीट करेंगे, वो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जितना भी सिलेबस है वो मेंस का, स्क्रीनिंग का हम दोनों कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों स्क्रीनिंग के लिए भी टेस्ट सीरीज लग रही है, मेंस के लिए भी आपकी सारी जो शेड्यूल है, मतलब टेस्ट सीरीज का, थ्योरी का, प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, वो सारा आपको कवर कराया जा रहा है। तो अभी तक अगर आप नहीं जुड़े हैं, जो स्टूडेंट अभी कोशिश सोच रहे हैं कि भाई हमें कहाँ जुड़ना चाहिए, तो आप देखिए क्लास। कई सारी क्लासेस यूट्यूब पे आपके लिए बनाई है, ऐप पे आपकी है लर्न हिस्ट्री बाय चांसर। वहाँ पे आप क्लासेस को देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस समझ में आएगी। बिल्कुल आपके पैटर्न पे ये क्लासेस जो है लगातार यहाँ पे काम कर रही है। एक बिल्कुल फुल्ली कंसल्टेशन के साथ पूरे आपके एग्जाम पे फोकस किया जा रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी पे दोनों बैचेज हमारे चल रहे हैं। आज हम मेंस की क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं मेंस के लिए, तो ये कोई भी पीवाईक्यू नहीं है। ना ये यूपीएससी के पीवाईक्यू है, ना ये स्टेट पीसीएस के पीवाईक्यू है, हरियाणा, राजस्थान, यूपी। तो ये अपने आप में एक सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे आप लोगों के लिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, आप कभी सोचे कि पीजीटी में क्वेश्चंस का लेवल आसान आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में हार्ड आएगा। तो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन का लेवल आसान आए या हार्ड आए, लेकिन जब आप उसका जो आंसर बनाएंगे ना, उसका जो पैटर्न होगा आपका, उसमें दम होना चाहिए। उसकी आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट में, बॉडी पार्ट में और आपके कंक्लूजन के अंदर। अगर आपके कंक्लूजन में, बॉडी पार्ट में, इंट्रोडक्टरी पार्ट में दम है, तो क्वेश्चन आसान और जो है हार्ड से फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर में दम होना चाहिए आपके। कई सारे स्टूडेंट ने मुझे आंसर बना के भेजे ग्रुप, अब मैं आप लोग आंसर भेजते हैं, तो इससे फायदा ये लगता है कि एक तो आपका पीयर रिव्यूड हो जाता है, यानी कि आप ग्रुप में सबका आंसर आप चेक करते हैं कि किसने क्या लिखा है। तो हमें पता चलता है कि अच्छा इसने ये लिखा है, मैंने इतना ये लिखा है। तो हमें एक तुलनात्मक अध्ययन हमारा होता है। मैंने एक भी कई स्टूडेंट का आंसर चेक किए, तो किसी ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा एक एक पेज का लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत। हमें शब्दों को ध्यान में रखते हुए आंसर में उनको पिरोएंगे। लिमिटेड वर्ड होंगे आपके पास में, लिमिटेड सा टाइम होगा 3 घंटे का। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सारे अटेम्प्ट करने होंगे और आपको शब्दों का चयन भी बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना होगा। शब्दों का जो चयन होगा उसमें दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, आपने चैप्टर वाइज एक डायरी बना लो अपनी, उसमें कुछ वर्ड्स को आप उनमें कंक्लूड कर लो। हर डायरी में, मतलब हर चैप्टर से संबंधित 50-100 वर्ड लिखते रहो, कि जो आप बार 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 उन पर नजर पड़े आपकी, और एग्जाम के टाइम पे आपको वो वर्ड्स याद आ जाए लिखते समय। हमारे पास में शब्द नहीं मिलते, हमें याद ही नहीं आते हमारे जो शब्द हमारे होते हैं एग्जैक्ट टाइम के अंदर। यही सबसे बड़ी हमारी कमी रहेगी, इस बात का ध्यान रखना इस बार दोस्तों। तो हम ये जो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ये मेंस के क्वेश्चन हमारे होंगे भाई, है ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना, चीजें एक एक समझ में आएगी। आपने जो लिखे आंसर, उन अपने आंसर से आप अपनी तुलना करना कि कहाँ गलती हुई। और डेली हमारे मेंस के क्वेश्चंस लगभग डेली हम प्रैक्टिस यहाँ पे करेंगे। तो क्या कह रहे हैं आप भाई, मैं एक बार कमेंट पढ़ दूं आपकी। अच्छा नरेश कुमार, क्वेश्चन कहाँ सेंड करने, शायद कुछ स्टूडेंट जो ऐप पे है वो व्हाट्सएप पे अभी नहीं जुड़े हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर देना। तो और बाकी स्टूडेंट सब ऐप उस पे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप रह गए हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना, आप वहीं पे आपको आंसर सेंड करने होंगे भाई, ठीक है। तो अब हम शुरू करें अपना हड़प्पा सभ्यता। सारे सिलेबस को हम इसी प्रकार से कंप्लीट करेंगे, उसमें पीजीटी और प्रोफेसर के लिए दोनों के। तो ध्यान से चीजों को समझना है, तोड़ना भाई।
और शिक्षक दिवस के लिए इतना ही कहूंगा कि एक अच्छा शिक्षक बनना है, सिर्फ और सिर्फ जॉब प्राप्त नहीं करनी है, नियुक्ति पत्र नहीं लेना है, बच्चों के दिलों पे राज करना है भाई। देखिए भाई दोस्तों, मेरा क्वेश्चन था कल आपसे, मैंने जो आपको रात भेजा था, तो मेरा जो मैंने रात क्वेश्चन आपको भेजा था, 2 क्वेश्चन भेजे थे मैंने कि आप आज आपने दोपहर तक करने हैं और शाम को हम इनको पढ़ेंगे, है ना। अब इनकी चर्चा कर लेते हैं एक बार। क्वेश्चन था दोस्तों कि हड़प्पा वासियों की जीवन शैली का हर पहलू सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक निश्चित रूप से एक प्रगतिशील आभामंडल से ओतप्रोत था। उसने न केवल पिछली संस्कृतियों से बल्कि अपनी समकालीन सभ्यताओं को भी फीका कर दिया। उदाहरण देते हुए समझाइए। अब हमें क्या है, हमारे पास में एक फैक्ट का पूरा पूरा बवंडर कलेक्शन तो अच्छा है ना, मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, आपके पास में सारा फैक्ट है, तो आपने वो सारा का सारा उसमें समाहित करके भेज दिया आंसर में। शुरुआत है, गलतियां होगी, धीरे धीरे सुधार होगा, निखराट आएगी धीरे धीरे, तो आप काम करते रहिए, छोड़ना मत। ये उंगली घिसती रहनी चाहिए, बिल्कुल है ना, चिपक जानी चाहिए उंगली, इतनी बार आप आंसर लिखना चाहिए, आप लिखोगे आप। तो यहां पे बात देखो, इसमें 3 बातें बोली गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि हड़प्पा वासियों की जीवन शैली का हर पहलू, चाहे वो सामाजिक पहलू हो, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, या वो धार्मिक पहलू हो, निश्चित रूप से एक प्रगतिशील आभामंडल से ओतप्रोत था। एक अलग क्वेश्चन होगा, मान लिया इसी क्वेश्चन का ये सब क्वेश्चन होगा कि यहां पे आपने क्या करना है, एक इंट्रोडक्टरी जो बातें हैं वो लिखनी है इसका शुरुआत में, और फिर बातें हमने इस यहां पे सामाजिक पहलू की बात करनी है थोड़ी सी, सारी नहीं, शब्दों का भी ध्यान रखना है, शब्दों का भी लिमिटेशन हमारे पास में है। उसके बाद में हमें आर्थिक बात करनी है, उसके बाद में हमें धार्मिक बात करनी है। तीनों पॉइंटों पे हम बात यहां पे करेंगे, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो। इनके ऊपर बात करने के बाद में नया पार्ट शुरू होता है, उसमें न केवल पिछली संस्कृतियों से बल्कि अपनी समकालीन सभ्यताओं को भी फीका कर दिया। ये बात क्या बोली इन्होंने, तो इन्होंने ये बात बोली कि पिछली संस्कृतियां, यदि उसके पैरेलल चल रही है, जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है, चैल्कोलिथिक या नियोलिथिक संस्कृति यानी कि नवपाषाण काल संस्कृति उससे पहले है, या उससे पहले और जो संस्कृति हमारी जो आई है मध्य पाषाण वगैरह, तो ये कह रहा है कि उन्होंने उनको फीका कर दिया, और जो समकालीन जो सभ्यता है हमारी उनको भी फीका कर दिया। तो आप कहेंगे समकालीन सभ्यता, अरे दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता या मिस्र की जो सभ्यता है वो आपकी क्या है, वो इनकी समकालीन सभ्यता है। तो यानी कि दूसरा आंसर आपने लिखना होगा कि इन्होंने नवपाषाण काल को मध्य पाषाण काल को भी रिप्लेस कर दिया, फीका कर दिया, और यहां पे समकालीन मेसोपोटामिया और जो दूसरी सभ्यता है, चीनी सभ्यता और ये सभ्यता, इनको भी फीका कर दिया। इसको आपने शब्दों में अपने पिरोना है। तीसरी बात है, उदाहरण देते हुए समझाइए। शब्द सीमा पे कंट्रोल रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। चलो अब हम इनको करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पहला ऑप्शन उठाना है, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखेंगे, तो हमने क्या लिखना है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, उस पर ध्यान दो कि उपमहाद्वीप की लगभग 4700 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी, जिसकी निरंतरता आज के समाज में भी दृष्टिगोचर होती है, चाहे नगर नियोजन की बात हो या मात्र सत्तात्मक समाज की बात हो, जिसने समकालीन सभ्यताओं के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाई थी। तो बात समझो, यहां पे इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखो 4 लाइनों में आपका इंट्रोडक्टरी तैयार हो गया। कैसे, यहां पे बात बोली है कि देखो ये सभ्यता हमने बता दिया कि इसका टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, क्योंकि हमने हड़प्पा को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेटर हड़प्पन। तो अर्ली हड़प्पन का जो टाइम पीरियड है वो तो हमारा लगभग नवपाषाण काल के समकालीन चल रहा है, तो हम इसका एक टाइम पीरियड सेट कर देंगे। हमने घुसना नहीं है, उनमें सबके मत नहीं देने हैं यहाँ पे, है ना। एक टाइम पीरियड मान लिया 4700, ये उपमहाद्वीप की लगभग 4700 वर्ष पुरानी हम कह रहे हैं, तो 4700 वर्ष पुरानी मतलब आज से 2000 ये और 2700, तो मतलब है कि एक मैच्योर हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है तो वो तो लगभग 2700 बीसी के आसपास है। तो हमने कह दिया कि ये 4700 वर्ष पुरानी हड़प्पा सभ्यता एक पूर्ण विकसित सभ्यता थी। हम पूर्ण विकसित कैसे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये एक अर्बेनाइजेशन सिविलाइजेशन है, एक नगरीय सभ्यता है भारत की। आज भी हमें ऐसी टाउन प्लानिंग नहीं देखने को मिलती जो टाउन प्लानिंग हमें हड़प्पा के अंदर देखने को मिलती है, प्रॉपर तरीके से
एक जो गलियां बनी हुई है हमारी, नालियों का, पक्की ईंटों से नालियां हमारी बनी हुई है, उन नालियों के अंदर हम पिट होल को हम देखते हैं, छिद्र बने हुए जहां पे कचरा फंस जाता है उसको निकाल लिया जाता था। हम देखते हैं सड़क मार्ग जो है समकोण पर राइट एंगल पे है, वो एक दूसरे को यहां पे आपको काटता हुआ यहां पे नजर आएगा। तो यहां पे ये चीजें देखते हैं कि भाई नगर नियोजन व्यवस्था। दूसरी बात आती है मातृ सत्तात्मक समाज। एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये हड़प्पा समाज जो है वो मातृ सत्तात्मक समाज है। इसके बाद का कोई भी समाज आप वैदिक पीरियड का देखेंगे पितृ सत्तात्मक समाज है। आगे चलकर हमें कई लोगों को डाउट रहता है कि सातवाहन समाज मातृ सत्ता नहीं, सातवाहन समाज मातृ सत्तात्मक नहीं, वो पितृ सत्तात्मक था, बस माता के नाम का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, ये समाज मातृ सत्तात्मक समाज है। आज हम जहां पे वुमेन को इंपावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, तो हड़प्पा समाज तो हमारा पहले से ही सशक्तिकरण समाज हमारा देखने को मिलता है, जिसने समकालीन सभ्यताओं को के लिए भी पथ प्रदर्शक की भूमिका यहाँ पे निभाई थी। बहुत सारे ये डिबेट मिलते हैं, कई लोग कहते हैं कि नहीं मैसोपोटामिया से यहाँ पहले विस्तरण हुआ है, वो सभ्यता पहले विकसित नहीं भाई। आप देखेंगे आगे चलकर व्यापार व्यापार हमारा, विदेशी व्यापार हमारा होता था, ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ट्रेड होते थे। तो हम जो जो व्यापार का जो पलड़ा था वो हड़प्पा वासियों की तरफ झुका हुआ था। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इनके फेवर में था। तो मतलब है कि और जो चीजें आपको मिलती है, हमारी चीजें, हड़प्पा सभ्यता की चीजें वहां पे बहुत सारी मिलेगी, मैसोपोटामिया की हमारे यहाँ बहुत कम चीजें आपको मिलेगी। तो देखो कहानी कितनी बड़ी है, 4 लाइन में पिरोना है आपको इसका ना, कि उपमहाद्वीप की ये टाइम पीरियड बताया, टाइम पीरियड बता दिया, आज से इसको दृष्टिगोचर कर दिया नगर नियोजन और मातृ सत्तात्मक से, और फिर हमने समकालीन सभ्यताओं की भी बात कर दी। इनके पूरे क्वेश्चन का एक इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे इसमें दे दिया। अब इसकी बात आती है सामाजिक पहलू। क्वेश्चन में 3 पहलू दिए गए हैं, सामाजिक, राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, तीनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहला पहलू जैसा कि सामाजिक, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि समाज में आप क्या क्या पढ़ते हैं। तो आप कहते हैं कि समाज में वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं हम, समाज में महिला की स्थिति पढ़ते हैं, समाज में मनोरंजन के साधन पढ़ते हैं, समाज में खान पान के साधन पढ़ते हैं, समाज के अंदर हम ये चीजें हम देखते हैं। जब बात वर्ण व्यवस्था की आती है तो वर्ण व्यवस्था तो ऋग्वेदिक काल में आएगी। यहाँ पे तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पुरोहित वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग था, और मतलब व्यापारी वर्ग था, और ये इस टाइप का वर्ग था, लेकिन वर्ण व्यवस्था नहीं विकसित हुई है यहाँ पे। फिर हम दूसरी है खान पान की बात, तो हमें एक लाइन में खान पान की बात ऐड करनी है। फिर तीसरी बात हमें यहाँ पे ऐड करनी है कि मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के साधन वाली बात ऐड कर देनी है, एक बात एक ही लाइन में शब्दों को ध्यान में रखते हुए। फिर चौथी बात, भाई मनोरंजन हो गया, खान पान हो गया, इसके अलावा जो है हमें यहाँ पे इनका महिलाओं की स्थिति बता देनी एक ही लाइन में। तो ये हमारी सामाजिक स्थिति। एक आधा आज मैंने फैक्टों का कम यूज किया है क्वेश्चंस के अंदर, लेकिन कल से ठीक ठाक फैक्ट भी होंगे और कंसेप्ट भी होंगे, दोनों होंगे। सामाजिक स्थिति की बात कर रहे हैं, इसमें ये पुरोहित वाला पहलू छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया कि गेहूं, चावल, जौ, दूध इत्यादि नवपाषाण काल से ही उपयोग में लाए जा रहे थे, आज भी जारी है। हमें तुलना करनी है उनसे। हमने पढ़ लिया नवपाषाण काल में गेहूं का प्रारंभ हो गया है ना, गेहूं का, जौ का, बार्ले और वीट का प्रारंभ नवपाषाण काल के अंदर। हमने चावल देख लिए यूपी में लौरा देव, और वो हमने वहां से प्राप्ति हो गई। तो ये क्या कह रहे हैं कि वहां पे भी हम यूज कर रहे थे, यहाँ पर भी हम, खान पान का है ये कि हम अनाज खा रहे हैं यहाँ पे ना, यहाँ पे कौन से अनाज खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक बात देखेंगे दोस्तों, खान पान में एक ही बात देखेंगे यहाँ पे, तो हम तो यहाँ पे अनाज की कई कई किस्मों का उल्लेख पढ़ते हैं। अनाज गेहूं की दो दो किस्म जो है गेहूं की हम पढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एक क्रांति तो है यहाँ पे, है ना। तो गेहूं, चावल, जौ, दूध इत्यादि, है ना, तो ये हम पढ़ते हैं। सूती व ऊनी वस्त्रों का ज्ञान कताई व बुनाई कला का द्योतक है। अगर हमें हड़प्पा सभ्यता में सूती वस्त्र हमें मिल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता में ऊनी वस्त्र हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको टेक्निकल नॉलेज जो है इनको यहाँ पे आ गई है, कताई की जानकारी, बुनाई की जानकारी इनको यहाँ पे मिल गई है। तो इंप्रूवमेंट है यहाँ पे, है ना, किसमें, तो यहाँ पे इनके जो है वस्त्र के अंदर यहाँ पे इनका इंप्रूवमेंट हुआ। फिर दूसरा हम देखते हैं सोने, चांदी व हाथी दांत के आभूषण, साज सज्जता पर विशेष ध्यान वन्य सभ्यताओं से अलग थी, है ना। हमें सोने, चांदी और हाथी दांत, कई जगह हाथी दांत, जैसे कि हमें लोथल से, हम कहते हैं ना कि वो हाथी दांत का स्केल कहाँ से मिला है, लोथल से। तो यही ब्रैकेट में आपको लोथल का भी उल्लेख कर देना है हाथी दांत के मामले में ना, कि हाथी दांत का स्केल कहाँ से मिला है।
ये चीजें हम देख लें। साज सज्जा पर विशेष ध्यान अन्य सभ्यताओं से अलग हमारा था। चौथी बात है कि टेराकोटा के खिलौने, जब मनोरंजन की बात आती है, वैसे हम शतरंज प्रेमी थे हड़प्पा सभ्यता वाले, तो शतरंज प्रेमी थे। स्टेडियम के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। जब हम धोलावीरा से बात करते हैं या जूनी क्रीन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि टेराकोटा के खिलौने मिले हैं। हड़प्पाई समाज में मनोरंजन की महत्ता को स्पष्ट करते हैं, है ना, स्पष्ट करते हैं। तो कुछ बातों को सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और बातों को सिलेक्ट करके इसमें ऐड कर देना है। आप इसमें से एक ये भी ऐड कर सकते हैं कि स्टेडियम के साक्ष्य, क्योंकि यहाँ पे हमें मानते हैं कि भाई मनोरंजन के साथ है, शतरंज के, है ना। मैंने क्योंकि शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ चीजें अगर एक आधी यहाँ नहीं ऐड होगी तो मैं बता दूंगा, उसको आप ऐसे भी उसको चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है आर्थिक पहलू। 3 बातों में समाज लिखा, तो आर्थिक पहलू आपने लिखना है। कैसे लिखना है आर्थिक पहलू? देखो, कृषि क्षेत्र में चावल, जौ, गेहूं की विभिन्न किस्में तत्कालीन जैव प्रौद्योगिकी विकास को दर्शाती है। तो देखो ये वर्ड, इस पे ध्यान दो, मैंने ना क्या बोला है, जैव प्रौद्योगिकी विकास। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो मैं अभी वहां पे बता रहा था आपको, इनके समाज में वहां तो खान पान की बात कर रहा था, गेहूं चावल की। यहाँ पे जो जैव प्रौद्योगिकी विकास का मतलब ये है कि दोस्तों, मान लिया मैंने गेहूं की फसल, गेहूं की कोई किस्म लगाई मैंने ना, और वो लग रहा है यार मैंने कि ये अच्छी प्रोडक्टिविटी इसमें नहीं हुई, इसमें जो है पानी की ज़्यादा ज़रूरत है ना, या फिर इसमें ये समय ज़्यादा ले रही है। तो हमने इसका कोई अल्टरनेट विकल्प खोजा। अल्टरनेट विकल्प खोजा तो दूसरी फसल, उसकी किस्म हम यहाँ पे लेके आए, दूसरी किस्म लेके आए। तो यानी कि क्या है, प्रौद्योगिकी के अंदर विकास हो रहा है। दो दो किस्में हमें भाई मैंने और भी फसल आपको बताई थी कि हड़प्पा वासियों को 9 फसलों की जानकारी थी। 9 फसलों की जानकारी इनको अपनी हुआ करती थी। मटर की थी, बाजरे की थी, सरसों की थी, गेहूं की थी, जौ की थी, ऐसी कई सारी फसलों की जानकारी थी। क्या है, जैव प्रौद्योगिकी बात है ना। तो यहां पे दूसरी बात, व्यापार वाणिज्य। कई व्यापारिक केंद्रों की विद्यमानता संगठित व्यापार श्रेणी की ओर संकेत करते हैं। देखो, इसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया, संगठित व्यापार श्रेणी। संगठित व्यापार श्रेणी। जब आप लोगों ने आंसर लिखा, तो आप लोगों ने वो जो बुक वाला है वो एज इट इज उतार दिया कि हम अफगानिस्तान से ये लेते थे, कर्नाटक से ये लेते थे, और जो है ईरान से इन चीज़ों का आयात निर्यात हम करते थे, गुजरात से हम गोमेद लेते थे। ऐसा ऐसा किया ना आप लोगों ने आंसर में? हाँ जी, सन्नी कुमार या और जो स्टूडेंट है, ज्योति, परम, जितने स्टूडेंट हैं, तो हमें क्या करना है? हमें पता है कि संगठित व्यापार था इनका। इनका व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार से होता था, इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड होता था, देसी विदेशी दोनों प्रकार से इनका व्यापार होता था। संगठित व्यापार था। कई सारे बंदरगाह नगर हमें देखने को मिलते हैं। इनके जो नगर है वो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, लगभग सारे, गुजरात को छोड़ू तो। अदरवाइज सारे नगर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, किसी भी नगर को आप देख लें। तो और गुजरात में समुद्र तटीय हमारा क्षेत्र है, तो चाहे लोथल की बात करें, बंदरगाह नगर है लोथल, आर्टिफिशियल बंदरगाह है, ये भी प्रीलिम्स में आ जाता है कई बार, है ना, ये आर्टिफिशियल है या वो वहाँ पे है। तो आप क्या कहेंगे? प्रभास पटन है, लोथल है, या और हमारे कई सारे बंदरगाह नगर हैं कि व्यापार श्रेणी की ओर संकेत करते हैं, संगठित व्यापार श्रेणी की। अनेक मोहरें मिली है हमें, एक समान लिपि मिली है हमें, विनिमय विनियमित बाट प्रणाली मिली है हमें, परिवहन हेतु समुद्री मार्गों की खोज इत्यादि लक्षण ये पूर्ववर्ती संस्कृतियों में नहीं दिखाई देते। आप तुलना करनी है, उनसे बेहतर बतानी है, उनको फीका करना है। जब आप अपनी काबिलियत पे बात करते हैं तो दूसरों को, मतलब वो बताते हैं ना कि भाई उन्होंने ये नहीं किया, हमने ये किया, है ना। तो नवपाषाण काल वालों के पास में व्यापारिक समुद्री मार्ग नहीं था, है ना, इन्होंने समुद्री मार्ग की खोज की। अब व्यापार, ये बाह्य और विदेशी दोनों व्यापार इनके यहाँ पे हो रहे हैं। यहाँ पे एक समान लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि वो लिपि नहीं पढ़ी गई है अभी तक हमारे, है ना। इनकी जो लिपि है वो पिक्टोग्राफिक है, चित्रात्मक इनकी लिपि है। 400 अक्षर हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ी नहीं गई है वो अभी तक, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये दूसरी बात है, मोहरें मिलती है, विनियमित बाट प्रणाली मिलती है, बाट प्रणाली मिलती है, यानी कि हमें यहाँ पे बाट हमें जानने को मिलते हैं। वो 16 के गुणज में इनके बाट हुआ करते थे। तो एक लाइन में लिख दी, अनेक मोहरें, एक समान लिपि और विनियमित बाट प्रणाली, परिवहन हेतु समुद्री मार्गों की खोज इत्यादि लक्षण पूर्ववर्ती संस्कृतियों में नहीं दिखाई देते। इसके बाद में कि वहीं समकालीन सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया के ऐतिहासिक साक्ष्यों से पुष्टि भी हो जाती है कि उनमें इतनी विविधता नहीं थी, है ना। वहां पे इतनी, ये जो है आपको
डाइवर्टिसी सॉरी डाइवर्सिटीज नहीं देखने को मिलेगी, विविधता वहां पे नहीं मिलेगी आपको। मेसोपोटामिया की संस्कृति में जितनी विविधता आपको हड़प्पा संस्कृति के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। किस निपुर व उर से हड़प्पाई मूरों की प्राप्ति, ये विदेशी क्षेत्र है हमारे, किस निपुर उर से हड़प्पाई मूरों की प्राप्ति विदेशी व्यापार में हड़प्पा के प्रभुत्व को दर्शाती है। कि अगर हमारी चीजें वहां पे मिल रही है, किस में, निपुर में, उर में, तो ये क्या है कि हमारा जो ट्रेड है वो हमारे फेवर में कार्य कर रहा है। ऐसी ये बात सच है कि नहीं है? इस बात से आप कितने सहमत है भाई? क्लियर? समझ आया भाई आप लोगों को चीजें? और जैसे मैंने बनाया आप लोगों के क्वेश्चन, मैं इसको पीपीटी फॉर्मेट में लेकर आऊं तो आपको लगेगा कहीं से उठा ले आए ऐसे क्वेश्चन ना। सारे क्वेश्चन आप लोगों के तैयार करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा। पेन पेपर मोड में सारे क्वेश्चंस होंगे, ओरिजिनलिटी लगेगी, कलेक्शन हो जाएगा आपके पास में इनका, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, तीसरी बात, दो पहलू हो गए, तीसरी बात आती है धार्मिक पहलू। धार्मिक पहलू के अंदर आपको क्या चीजें पढ़नी है? धार्मिक पहलू में पढ़नी है कि भाई देखो, स्त्री मूर्ति के गर्भ से निकलते पौधे, स्त्री मूर्ति के गर्भ से निकलते पौधे यानी कि भूमि उर्वरता की देवी, यानी कि अब हम कह रहे हैं कि हम देवी सत्ता को मानते हैं, है ना। हाँ, मैंने आपको वो जो भूमि उर्वरता की जो देवी है उसकी फोटो भी दिखाई थी मैंने आपको। लिंग पूजा का प्रचलन, उस समय लिंग पूजा का प्रचलन की जानकारी मिलती है। पशु उपासना के साक्ष्य से हम पशुओं की पूजा वहां पे करने लगे हैं। तत्कालीन समाज के आस्था व आध्यात्मिक दृष्टिकोण के द्योतक है। आज भी हम स्त्री स्त्री पूजा हम करते हैं, स्त्री मूर्ति को हम भाई देवी सत्ता में हमारा विश्वास है। यहां पे लिंग पूजा का प्रचलन है। आज भी जो है हम पशुओं को भी जो है यहाँ पे हम, मैंने क्या कहा, पशु उपासना के हिसाब से गाय को हम जो है आज भी माता के तौर पे हम मानते हैं, पूजा करते हैं हम गाय की। हमें तो प्रकृति के अंदर देवत्व हमने देखा है, हमने पीपल की पूजा की है, आगे से हम आज भी पीपल की पूजा करते हैं जो है। आज भी हम ऐसे कई सारे, हम आज भी जो केले का जो पेड़ होता है हम उसको पूजते हैं बृहस्पतिवार को, है ना। मैं समझ नहीं पाया आपने क्या टाइप किया भाई परम जी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, धार्मिक पहलू हो गया। अब बात आती है कि जॉन मार्शल ने 1931 में इसे अलग से हड़प्पाई धर्म की संज्ञा दी। एक लाइन अगर ये ऐड कर दिया आपने इनके धर्म में, एक लाइन अगर ये ऐड कर दिया आपने इनके धर्म वाले मामले में कि जॉन मार्शल ने 1931 में अलग से इसको हड़प्पाई धर्म की संज्ञा दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि आपके क्वेश्चन में जान आ गई, फैक्ट भी ऐड हो गया जॉन मार्शल का। वहीं अब बात आती है धार्मिक, उसमें दफनाने की प्रथा थी। शव के साथ वस्तुओं को भी गाड़ने की पिछली पाषाणकालीन संस्कृतियों में भी विद्यमान थी। तो चीजें हम पिछलियों से भी कनेक्ट कर रहे हैं, समकालीन सभ्यताओं से भी हम चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं कि दफनाने की प्रथा है। पहले हम जो है चीजों को हमने भौतिकवादी चीज, हम हमारा रहता कि वस्तु, हमने किसी को शव को दफनाया है, उसमें साथ में कुछ वस्तुओं को दफनाया है कि ये इनका भौतिक रूप से प्रयोग करेंगे, है ना। ऐसी ये कुछ संस्कृतियों में विद्यमान थी। तो इसका मतलब अब ये हो गया, अब आपने फाइनली ये आपने इसका बॉडी पार्ट कर दिया, ये आपने इसका क्या कर दिया, बॉडी पार्ट कर दिया। बॉडी पार्ट कर दिया क्या मतलब? देखो मैंने आपको क्या क्या समझाया इसमें कि हड़प्पा की जीवन शैली का हर पहलू, सामाजिक के बारे में बता दिया, आर्थिक बता दिया, धार्मिक बता दिया, एक प्रगतिशील आभामंडल से उत्प्रोत था, ये मैंने बता रहा हूं साथ साथ में। इसके साथ में मैंने पिछली संस्कृतियों से तुलना कर रहा हूं और समकालीन सभ्यता के बारे में बता रहा हूं, उदाहरण इसके साथ में दे रहा हूं। अब बात आ गई इनके कंक्लूजन के, इनके निष्कर्ष के। अतः आप क्या कह सकते हैं? अतः पूरा तात्विक प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि नवपाषाण व ताम्र पाषाण संस्कृतियों, समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता आदि से परस्पर आदान प्रदान होता रहता था, लेकिन उपयुक्त पहलुओं की इतनी उन्नत स्थिति किसी भी संस्कृति में नहीं दिखाई देती। इतनी उन्नत स्थिति किसी भी संस्कृति में नहीं दिखाई देती। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आंसर आपके ये था। समझ में आया आप लोग? बताओ भाई, कमेंट करो। समझ में आया दोस्तों? हाँ जी, कोकिला, कुंडू, रितु, वाला, रचना, मुंड, सभी के बताओ। ऋतिक गर्ग, सुनील, सागर, टीना कुमारी, राकेश, आ गया? आपने आंसर लिखा, उससे अपने की तुलना होगी कि क्या चीजें ऐड करनी है, कैसे किन चीजों को हटाना है।
लिखा जा सकता है, लिखने को तो आप बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है। अरविंद कुमार, है ना, कुछ भी, मतलब भाई जब हमें हमारे पास में एक सिलेक्टेड सा मैटर है, हो सकता है, मैं ये नहीं कहा कि आपको यही 100% सत्य है, एक आध वर्ड एक आध लाइन आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें से हटा सकते हैं। तो चीजें क्या है कि 100% सत्य कुछ नहीं होता। मैं कहूँ कि ये 100% है एज इट इज, जिसको छाप देना, ना ना भाई, आप प्रैक्टिस करेंगे ना। अभी आपका शुरुआती है मीन्स के, मान लिया ना, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या फालतू है। शब्दों का ध्यान रखना है विशेष तौर पे ना, अदरवाइज में कुछ नहीं लिखना है, अदरवाइज वाला कुछ भी नहीं होता इसमें, है ना, बेफालतू की बातें, पेज भरने वाली बिल्कुल भी मत सोचना। बिल्कुल सही बात है आपको सन्नी कुमार। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले भाई। तो ये आपका लर्न हिस्ट्री बाय चॉइस आंसर, ये नंबर है हमारा, कौन पूछ रही थी कि नंबर नहीं है आपका भाई, ये नंबर है हमारा, आसान है, 7031313142 नरेश कुमारी। अच्छा क्या कह रही है कोकिला, थैंक्स सर, यही चाहिए था, सब मिलेगा कोकिला सब। थ्योरी का लेवल एकदम जेन्युइन, टेस्ट सीरीज का लेवल, थ्योरीज आपने पिछले कई सारे चैप्टर्स में आपने देख ली, स्क्रीनिंग के टेस्ट आप लोगों ने देख लिए कितने सारे, अब मेंस का भी आप देख लेना। अपनी तरफ से बेस्ट रहेगा, अपनी तरफ से कोई भी कमी यहां पे नहीं रहने वाली है भैया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का दूसरा क्वेश्चन, देखो कि व्यापार हड़प्पा काल में उतना ही महत्व रखता था जितना कि आज रखता है। व्यापार हड़प्पा काल में उतना ही महत्व रखता था कि जितना आज रखता है। हड़प्पा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे मोरे, भार, आयात सामग्री आदि की व्यवस्था करे। अब देखो ध्यान से दोस्तों, इसमें भी दो क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, दो क्वेश्चन इसमें। क्या है कि व्यापार हड़प्पा काल में उतना ही महत्व रखता था जितना कि आज रखता है। तो उस व्यापारिक हड़प्पाकालीन व्यापार की आज के व्यापार से आपने तुलना करनी है कंपैरेटिवली। हड़प्पा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे कि मोहरे, भार, आयात सामग्री आदि की व्याख्या करें। मैंने आपको जब वहां पे पढ़ाया तो उनके बारे में, मोहरों के बारे में उल्लेख किया, मैंने उनकी भार के बारे में उल्लेख किया, मैंने उनकी जो है आयात सामग्री थी उनके बारे में मैंने आपसे उल्लेख किया। आपको चीजें समझ में आई आई होगी निश्चित तौर पे। तो यहां पे दो क्वेश्चन बन गए, इन दोनों पे हमने चर्चा करनी है। पहले देखो इनका वो इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखना है, तो दो बातें हैं, इनकी आज से भी तुलना करनी है और फिर बाद में ये फैक्ट भी ऐड करने हैं। तो हम इन लिखते हैं कि हड़प्पा काल में व्यापार ने तत्कालीन समाज व अर्थव्यवस्था की उन्नति में केंद्रीय भूमिका निभाई है, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। आज का जो व्यापार है और हड़प्पा का व्यापार है, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती है। हम जो है, हम क्यों कहते हैं इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता? क्या कांस्य किससे मिलके बनती है? तो आप कहते हैं कांस्य तो तांबे से और टिन से मिलके बनता है। ना तो कांस्य ही, ओ सॉरी, ना तो तांबा ही इनके पास है, इनकी उस एरिया में, हड़प्पा वालों की, ना टिन ही इनके एरिया में होता है। तो फिर भी आप कैसे कह सकते हो ये कांस्य युगीन सभ्यता है? तो आप कहेंगे कि तांबे का आयात ये करते थे चैल्कोलिथिक वालों से, खेतड़ी से। टिन का आयात ये अफगानिस्तान से करते थे। तो बहुत सारी चीजों का इनका आदान प्रदान चलता रहता था। सोना कर्नाटक की कोलार खान से आता था, गोमेद गुजरात से आता था। इसी प्रकार से हमारा व्यापारिक जो वो था, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों था, देशीय अंतर्देशीय दोनों था, स्थलीय समुद्रीय दोनों था। तो आज भी तो हमारा यही है, आज भी तो हम यही तो करते हैं। हमारा जो व्यापार है वो स्थलीय होता है या समुद्री होता है, या फिर देशीय होते हैं, अंतर्देशीय होते हैं, यही तो चीज है। तो आज की केंद्रीय भूमिका में महत्वपूर्ण निभाया इन्होंने अपना रोल। और पहली अर्बेनाइजेशन, सिविलाइजेशन हमारी हड़प्पा सभ्यता हमारी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो कौन कौन से बिंदु है कि हड़प्पाई अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, अधिशेष एवं व्यापार वाणिज्य था, है ना, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार। तो आप क्या कहेंगे? देखो मैंने क्या कहा आपको कि
कि नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर हो रही थी, लेकिन वो सरप्लस मात्रा में नहीं थी। इतना था, हैंड टू माउथ था कि इतनी खेती कर लेते थे कि जितना खाया, मतलब जितना कमाया उतना खाया। अब यहाँ पे हमने देखा कि एग्रीकल्चर सरप्लस मात्रा में हो गई। सरप्लस मात्रा में होने के बाद में जब चीज़ें आप जब खेती करते हैं, अभी गेहूं की सॉरी अभी जीरी की कटाई होगी, तो जो साल का खर्चा होगा उसको रख के बाकी मंडी में दे आएंगे आप लोग, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी तो ये सरप्लस मात्रा में एग्रीकल्चर हो रहा है, इनकम का सोर्स है। दूसरी बात हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे मुख्य आधार कृषि अधिशेषता और व्यापार वाणिज्यता, ये दोनों है। एग्रीकल्चर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है और व्यापार भी रोल प्ले कर रहा है। समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के साक्ष्य भी मिले हैं। समकालीन मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था हमारा, सारगोन के लेख से मिले हैं। ऐड कर देना कि कहां से, हमें कोई स्रोत बताओ, कोई जानकारी बताओ कि हमारा मेसोपोटामिया के साथ में व्यापार होता है, तो हम कह देंगे कि सारगोन का लेख है जो हमें ये जानकारी यहाँ पे दे रहा है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हड़प्पा सभ्यता की भागीदारी को निश्चित करते हैं। सारगोन का लेख, एक वर्ड ऐड कर दिया तो चीजें क्लियर होगी आपकी। नेक्स्ट, कि आयात निर्यात सामग्रियों की विविधता जो किसी भी अर्थव्यवस्था की निरंतरता और जो है चिर स्थायित्व के लिए अनिवार्य घटक है। ये क्या कह रहे हैं, आयात निर्यात सामग्रियों की विविधता जो किसी भी अर्थव्यवस्था की निरंतरता। देखो आप क्या है, अगर आप किसी एक ही सेक्टर पर डिपेंड है, मान लिया आप पशुपालक समाज है, आपका डिपेंडेंटी पूरी डिपेंडेंसी पशुओं पे है, भाई उनमें एक ही चीज पे अगर आपका झुकाव है तो वो कभी घटेगी कभी बढ़ेगी। जब वो घटेगी तो आप लॉस में चले जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा में, जब वो बढ़ जाएगी तो आप आ जाएगा। अभी मान लिया जीरी का रेट है, कभी कभी भाई चली जाती है 4, 4,500, 5,000 में चली गई है ना, कभी कभी 2,000 में पिट जाती है, 2,500 में पिट जाती है। हम खेती पे कंप्लीटली डिपेंड तो नहीं रह सकते ना, साथ में जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ में और भी एक दो अलग से भी कहीं से इनकम सोर्स होता है। अगर हम किस प्रॉपर तरीके से, जो भी व्यक्ति खेती पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, तो वो व्यक्ति ज़्यादा उभार नहीं ले पाता। तो एग्रीकल्चर, ये हड़प्पा सभ्यता में जो हमारा जो सेक्टर था, इनकम सेक्टर, वो एक चीज़ पर तो डिपेंड नहीं था ना, वो कई सारी चीज़ों पर डिपेंड था। व्यापार भी कई कई प्रकार के व्यापार होते थे। मान लीजिए एक जगह से नुकसान हो गया तो 2 जगह से नुकसान होगा, 3 जगह से नुकसान होगा, बाकी तो चल रहा है ना अपनी कहानी, वो सब बैलेंस बनता जा रहा है ना। खाली एग्रीकल्चर पे थोड़ा हमारा यहाँ पे रुका हुआ है कहानी कि भाई एग्रीकल्चर पे ही सब कुछ डिपेंड हमारा है, नहीं ना। तो आप क्या कहेंगे कि निरंतरता हमारी बनी रही, अनिवार्य घटक बना रहा। कहीं थोड़ा व्यापार में होता ही है, बिजनेस का ये सीधा सा फंडा है, कभी नुकसान कभी फायदा, ये चलता रहता है। इधर से नुकसान हो गया, इधर से फायदा हो गया, ये तो चलता रहेगा। अगर हमारा एक ही, भाई बारिश आ गई और सारी जीरी खराब हो गई, आपकी सारा गेहूं खराब हो गया, है ना, अतिवृष्टि के कारण या अनावृष्टि के कारण, तो फिर क्या करेंगे, डूब जाएगा किसान तो ना, उसके पास तो कोई दूसरा चारा ही नहीं भाई ना। बाह्य व्यापार के कारण विभिन्न संस्कृतियों के कई तत्वों का आदान प्रदान होता था, परिणाम सांस्कृतिक प्रगतिशीलता बनी रहती है। ये चीज आप देख लीजिए। कच्चे माल की विविधता के कारण उपभोक्ता वस्तुओं की में विविधता विकल्प मौजूद रहे, या रोजगार सृजन औद्योगिक विविधता के कारण हमें कई सारे रोजगार के केंद्र हमारे पास में थे, कई सारे रोजगार के केंद्र थे। आपने पढ़ा ना चनुदड़ों को, चनुदड़ो क्या था, हमारा मन का बनाने का कारखाना था, मन का बनाने का उद्योग था चनुदड़ो हमारा। नागेश्वर बालाकोट से हमें क्या मिले, नागेश्वर से बालाकोट से शंख मिले, सीप मिले, आपने पढ़ा है। सूती वस्त्र उद्योग की हमें जानकारी मिलती है। कई प्रकार के उद्योग होते थे, वस्त्र उद्योग हमारा सबसे प्रमुख उद्योग था हमारा हड़प्पा सभ्यता के अंदर। कई प्रकार के उद्योग थे, मन के बनाए जाते थे, कई कारखाने होते थे, सीप उद्योग था, है ना। ये क्या है, आपका रोजगार सृजन है ये, है ना। और जब भाई वही होता है कि बात आती है कि भाई सीधी सी बात, अगर हम घर में 5 मेंबर सारे खेती में लगे हुए हैं, तब भी वही इनकम है, एक बंदा कर रहा है, बाकी और अपने अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, तब भी उस खेती से तो नहीं निकलेगा यार। तो इनके पास में रोजगार सृजन बहुत सारे थे, है ना। अनुकूल व्यापार संतुलन जो हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक समृद्धि और विकास का द्योतक है, ये ठीक है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार, तो ये क्या है, ये अभी तक हमने क्या पढ़ी, अभी तक इसमें क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ा। क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या था कि व्यापार हड़प्पा काल में उतना ही महत्व रखना है जितना आज रखता है, आज से इसकी तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर देना है। दूसरी बात आती है कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं जैसे मोहरे, भार, आयात सामग्री आदि की व्यवस्था करनी है।
इनके बारे में हमारी यहाँ पे चर्चा रहनी है भाई। चलो इनके बारे में चर्चा करते हैं कि जो हमारी दूसरी चर्चा की विषय क्या मैंने बताया आपको कि हमने बताना है कि हड़प्पा अर्थव्यवस्था के जो पहलू थे, मोहर, भार, आयात सामग्री, इनके बारे में चर्चा करनी है। थोड़ी थोड़ी बातें इनके बारे में लिख देनी है। जो क्वेश्चन में शब्द लिखे हैं उन पे फोकस तो करना है आपको, फोकस तो उन पे आपको करना है कि हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलू क्या है। विभिन्न पहलू हड़प्पा सभ्यता के, तो आप कहेंगे कि मोहरे, भार, आयात निर्यात। अब देखो, मोहरे, आयात निर्यात की पहचान एवं सामग्री सुरक्षा हेतु उपयोगी मोहरों का निर्माण सेल खड़ी, फ्योन्स, धातु, इनसे हमारा होता है। देखो दोस्तों, वैसे हमारा जो व्यापार होता था ना, वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय समझते हैं ना, बार्टर सिस्टम, लेन देन, आप भी करते होंगे आज ना, आप भी करते होंगे आज भी। दुकान पे जो है गेहूं लेके जाते हैं, बच्चों को भेजते हैं, है ना, आइसक्रीम वाला आ गया तो बदले में आइसक्रीम ले ली, या दुकान पे गए बदले में कुछ सामान मंगा लिया। पहले तो होता था ना, तो वही तो बार्टर सिस्टम है। ये मोहरे है, अभी मोहरों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सामान्य लोगों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये मोहरे, है ना। आगे चलकर हम जब कुषाण काल पढ़ेंगे ना, उसमें मौद्रिक क्रांति का काल हम पढ़ेंगे। मौद्रिक क्रांति का काल, उसमें छोटी से छोटी मुद्रा भी हमारे पास में होगी, बड़ी से बड़ी मुद्रा भी होगी, सोना भी हमारे पास में होगा, तांबा भी हमारे पास में होगा। अभी तो मोहरे हैं व्यापारिक लोगों के पास में, व्यापारिक लोगों के पास में ये चीजें हैं। आयात निर्यात की पहचान, सामग्री सुरक्षा हेतु उपयोगी मोहरों का निर्माण सेल खड़ी की बनी होती थी, फ्योन्स की बनी होती थी, धातु की बनी होती थी, देसलपुर और लोथल से मिलती है भाई, है ना, जो मेसोपोटामिया, मध्य एशिया आदि से भी प्राप्त हुई है। इनकी हड़प्पा की मोहरें है, कई जगह से हमारी प्राप्त हुई है। दूसरी बात आती है भार की, कि माप तोल हेतु मानकीकृत बाट का उपयोग। यहाँ पे आप फैक्ट का यूज कर सकते थे, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फैक्ट की कमी रही है, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि वो 16 के गुनज में जो है इनके वो बाट होते थे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा बाट होता है दुकान पे, तो आप देखते हैं कि भाई 50 ग्राम का बाट होता है, 100 ग्राम का होता है, 200 ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है, 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, 5 किलो का होता है ना। ऐसे बाट आप देखते हैं, 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता, 700 ग्राम का नहीं होता, तो बाट होता है। बाट क्या है, मतलब कि एक मानकीकृत बाट का उपयोग होता है, मानक पैमाना है ये, घनाकार स्वरूप में है। देखो ये दोनों फैक्ट ऐड कर देने, एक वर्ड है मानकीकृत बाट में, दूसरा वर्ड है घनाकार, कि क्यूबॉइड शेप में होता था हमारा ये बाट, है ना। तीसरा बात है सफेद चट पत्थर से निर्मित था। तो देखो 2 लाइन में ही हमने 3 बातों को डिस्कस कर लिया यहाँ पे बाट की, बस वो 16 के गुणज वाली बात रहेगी यहाँ पे, है ना, 16 के गुणज वाली बात यहाँ पे हमारी रह गई, है ना। धातु है भाई ये शिला। अब बात आती है आयात निर्यात की, कि मछली, अनाज, कच्ची ऊन का आयात हम करते हैं, वहीं निर्यात लाजवर्द मणि का ये करते हैं, सोना, सीसा, जैस्पर, ये हमारा आयात निर्यात है। जो वस्तु हम लेन देन हमारी चलती है, उन लेन देन पे हमारा यहाँ पे चीजें चलती है। अब हमने दोनों पॉइंटों को यहाँ पे निकाल लिए, दोनों पॉइंटों के बारे में चर्चा कर ली है। अब बात आती है निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि व्यापार वाणिज्य तंत्र की उन्नत व बहुआयामी स्थिति ने हड़प्पा सभ्यता को विशिष्ट पहचान दी। निष्कर्षतः, कंक्लूजन, कहा जा सकता है कि व्यापार वाणिज्य तंत्र की उन्नत व बहुआयामी स्थिति ने हड़प्पा सभ्यता को विशिष्ट पहचान दी। श्रीन रत्नागर एवं जिम सैफर के अध्ययन से भी इसकी पुष्टि होती है। ये 2 नाम याद रखना, श्रीन रत्नागर और जिम सैफर नाम है, इन्होंने भी इसकी पुष्टि की है। इनका व्यापार बहुत ही उन्नत किस्म का, तो मैंने थोड़ा सा फास्ट लिया। दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे हड़प्पा सभ्यता के, और हड़प्पा सभ्यता का सिलेबस भी आपका यही तो है, सोसाइटी है, इकोनॉमी है, ट्रेड है, वो इकोनॉमी है, रिलीजियस पार्ट है, और आपका ये चीजें हैं। मोहरे ही थी, मुद्रा नहीं थी इस समय ना भाई, मुद्रा नहीं थी, मोहरे ही थी इस समय जो प्रयोग में लाई जाती थी। तो ये चीज आपकी समझ में आई होगी भाई, मुझे विश्वास है। आप और कोई भी डाउट हो तो आपके पास में विकल्प है कि आप व्हाट्सएप पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो पूछ सकते हैं, आपके पास में ओपन है, खुला हुआ है ना। तो अब ये प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी दोस्तों, ऐसी कहानी। ठीक है, समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है। तो कंटिन्यू करते हैं सारी चीज़ों को, है ना। देखो एक ही समय पर दोस्तों आपके लिए स्क्रीनिंग भी चल रहा है, उसी समय पे उस चैप्टर का टेस्ट भी हो रहा है, उसी समय पे उस चैप्टर की पीडीएफ भी आपको मिल रही है, उसी समय पे उस चैप्टर की मेंस भी आपकी शुरू हो गई है।
मेरे से जितना बन पाएगा मैं आपके लिए उतना करूंगा। फाइनल सिलेक्शन तक आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद।